समस्त आर्थिक भ्रष्टाचार कितनी हद तक सही हो सकते हैं सर? इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि डॉक्टर कल्पना पांडे को वीएमवी कॉलेज से एंटी करप्शन वालों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके लेके गए एक मैडम पर 50,000 की वसूली करने के आरोप में। अब आप बताइए, ऐसी महिला जिस पर पहले ही आर्थिक भ्रष्टाचार का इतना बड़ा कलंक लग चुका है, लेकिन उस मामले का क्या हुआ सर? वो मामला भी दबा दिया गया। उस मामले को उजागर किया जाए, समस्त कल्पना पांडे, चांदेकर और बाकी लोगों के मामलों को उजागर किया जाए। इंक्वायरी कमेटी जिस आभा सिंह पर बैठी हुई है, मनोज पांडे पर बैठी और निर्णय लिया गया, उन मामलों को उठा करके सही निर्णय दिया जाए। नमस्कार। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एवरी टाइम न्यूज नेटवर्क का ईटी न्यूज चैनल आपके लिए नागपुर शिक्षा जगत के ऐसे व्यक्तित्व का साक्षात्कार प्रस्तुत कर रहा है जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन अर्पित कर दिया शिक्षा और शिक्षालय के प्रति, विद्यार्थी और महाविद्यालय के प्रति, विद्यार्थियों का हित और महाविद्यालय का विकास जिनके जीवन का लक्ष्य रहा है। ऐसा समर्पित व्यक्तित्व हैं डॉक्टर सोनू जेसवानी, बीएमवी महाविद्यालय नागपुर के हिंदी विभाग की सह आचार्य, बीएमवी महाविद्यालय के एमए हिंदी विभाग की समन्वयक, बीएमवी महाविद्यालय के बीवोक नाट्य विभाग की संस्थापक एवं बीएमवी महाविद्यालय के योग पाठ्यक्रम की समन्वयक। डॉक्टर सोनू जेसवानी 20 वर्षों से बीएमवी महाविद्यालय में कार्यरत हैं तथा अध्यापन क्षेत्र में कुल 30 वर्षों से हैं। नागपुर विद्यापीठ की पीएचडी हिंदी विषय की शोध निर्देशक हैं। इनके निर्देशन में 4 शोधकर्ताओं को पीएचडी प्रदान की जा चुकी है। डॉक्टर सोनू जेसवानी एक कवयित्री, रंगकर्मी, नाट्य समीक्षक, कुशल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हैं। साहित्यिक, रंगमंचीय और फिल्मी हस्तियों से उनकी चर्चाएं होती रहती हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा हमारे नरेंद्र भाई नामक गौरव ग्रंथ के अनुवाद कार्य हेतु सदिच्छा भेंट के लिए डॉक्टर सोनू जेसवानी जी को एडवोकेट बावनकर की टीम के साथ संसद भवन दिल्ली में निमंत्रित किया गया। यह नागपुर के शिक्षा जगत के साथ साथ पूरे सिंधी समाज के लिए गर्व का विषय है। हमारे नरेंद्र भाई गौरव ग्रंथ के लोकार्पण के अवसर पर मुंबई में श्री देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह जी द्वारा उनकी टीम के साथ विशेष सत्कार किया गया। राष्ट्रपति भवन उच्च शोध केंद्र शिमला द्वारा अध्ययन सप्ताह हेतु देश के 25 लोगों का चयन हुआ। उनमें से एक जेसवानी जी भी थीं, जहां के निदेशक डॉक्टर कपिल कपूर भी इनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। मॉरिशस में रिसर्च पेपर प्रस्तुति हेतु जा चुकी हैं श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, श्री मोहन भागवत जी, श्री नितिन गडकरी जी, श्री शंकरानंद जी, तोगड़िया जी जैसे दिग्गज अतिथियों के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का अत्यंत कुशल और प्रशंसनीय संचालन जेसवानी मैडम ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सेमिनारों में 100 से ज्यादा रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए हैं। अकादमिक एवं साहित्यिक कुल 7 पुस्तकें प्रकाशित और 5 संपादित। सिंधी समाचार पत्र के विशेषांक की संपादक, बीएमवी बुलेटिन की संपादक। सन 2024 में राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू की महत उपस्थिति में इन्हें ड्रामा विषय में पीएचडी प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि यह डॉक्टर जेसवानी की दूसरी पीएचडी है। जेसवानी जी 4 विषयों में हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, गांधिया थॉट में एमए हैं। इसके अलावा इन्होंने हिंदी विषय में एमफिल, नेट तथा सेट परीक्षाएं, साथ ही डी.एड व बी.एड और योगासन प्रवीण परीक्षाएं उत्तीर्ण की है तथा मेरिट में भी आ चुकी है। 100 से भी अधिक सम्मानों को प्राप्त करने के बाद भी डॉक्टर जेसवानी एक शिक्षक की असली उपलब्धि केवल अपने विद्यार्थियों के अकादमिक एवं सांस्कृतिक सामाजिक विकास को मानती हैं। सभी शिक्षकों के लिए अनुकरणीय ऐसा आदर्श व्यक्तित्व होने के बाद भी डॉक्टर सोनू जेसवानी पिछले 2-2.5 सालों से शिक्षा जगत के कुछ अन्यायकारी लोगों द्वारा जबरदस्त तरीके से प्रताड़ित की गई। आखिर क्यों? आइए जानते हैं डॉक्टर सोनू जेसवानी के बेबाक विचार उनके साक्षात्कार के माध्यम से। उनका साक्षात्कार लिया है हमारे ईटी न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह लांजेवार तथा उनकी टीम ने। नमस्कार साथियों, शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में आप सभी को शुभकामनाएं। पूरे भारत देश में आज शिक्षक दिन मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में आज हम मिल रहे हैं वीएमवी कॉलेज की प्राध्यापिका डॉक्टर सोनू जेसवानी से। आज हम शिक्षा दिन के निमित्त शिक्षा नीति पर या शिक्षा पर उनके विचार सुनेंगे। तो मैडम, आप ये बताइएगा कि
पूर्व की, इसके पहले की जो शिक्षा थी और आज की जो शिक्षा है, शिक्षा जो नीति है, इसमें क्या बदलाव आया है और क्या अंतर है? जी सर, आपको और सभी दर्शकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। सबसे पहले तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन और हार्दिक नमन कि ऐसा आदर्श उन्होंने अपने बाद के भारत के लिए रखा कि जिसका अनुकरण किया जाए। भारतीय दर्शन को अपनी पूरी शिक्षा नीति के मेरुदंड के रूप में उन्होंने स्थापित किया था और आज हम देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 वापस उसी तर्ज पर है। आपके जो प्रश्न हैं लगभग दो उसके आयाम इस तरह से हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति 2020 अब तक जो चल रही थी वो और अब से जो लागू हुई है उसमें क्या परिवर्तन है। तो जितना हम समझते हैं सर, दो मुख्य मुद्दे, एक तो रोज़गार की समस्या जो है भयावह रूप से है कि जो शिक्षा रोज़गार नहीं दे पा रही थी, और दूसरी मैकाले की शिक्षा पद्धति जो अपनी ही भारतीय परंपरा, नैतिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति से पीढ़ी को दूर कर रही थी। तो इन दो को केंद्र में रख कर के नई शिक्षा नीति का पूरा ढांचा तैयार हुआ है। हालांकि ये इसका आरंभ है सर, क्योंकि अब जब ये अमल में आ रही है तो इसकी कुछ कमियां, कुछ खामियां भी हैं और बहुत सारे गुण भी हैं। हमें ऐसा लगता है कि सीधा एक लक्ष्य रखना चाहिए था, जो बात गांधी जी ने कही थी और जो बात विनोबा भावे जी ने, कि व्यवसायोन्मुख शिक्षा नीति हो, सीधा रोज़गार का नाम हो। जैसे नर्सिंग ट्रेनिंग होती है, शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग होती है, तो बच्चा 12वीं के बाद आ रहा है तो सीधा रोज़गार वाले कोर्स का नाम होना चाहिए। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के बजाय सीधा कि ये 1 साल, 2 साल, 3 साल पढ़ के कौन से रोज़गार के लिए वो तैयार हो रहा है। क्योंकि अभी भी भ्रम बना हुआ है, 3 साल 4 साल पढ़ने के बाद किस रोज़गार में वो बढ़ेगा, उसके सामने एक शून्य स्थिति है। और हम प्राध्यापकों के लिए भी एक नए सोपान, नए चरण हैं जो धीरे धीरे हम सभी के ध्यान में आएगा। मैडम, जब अपने देश में अंग्रेज लोग आए थे उस समय गुरुकुल शिक्षण व्यवस्था थी और उस समय भी काफ़ी बड़े बड़े ज्ञानी पंडित लोग अपने देश में थे, तो उस शिक्षण व्यवस्था के बारे में आप क्या बताएंगे? सर, बहुत सुंदर शिक्षा पद्धति थी। उसमें देखिए, तब गुरुकुल तो एक अलग व्यवस्था थी ही सर, लेकिन साथ में हर घर अपने आप में प्रशिक्षण का केंद्र था। जो भी परिश्रम वाले व्यवसाय हैं, लोहार, लकड़ी का काम करने वाले, घर निर्माण का काम करने वाले, मटके निर्माण का काम करने वाले, शिल्प का काम करने वाले, उन बच्चों को छुटपन से वही प्रशिक्षण मिलता था। मतलब तब कोई ITI या कोई ऐसा कोई तांत्रिक सेंटर नहीं थे? जी, वो भी थे सर, लेकिन जो प्राय एक आम व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जिस रोज़गार को आज मारा फिर रहा है, तलाश रहा है, वैसी समस्या नहीं थी। हाँ, बाद में जिनको बहुत अध्ययन करना है, अध्यापन के क्षेत्र में जाना है, वो गुरुकुल की व्यवस्था थी। सैनिक प्रशिक्षण, सैन्य प्रशिक्षण, उसके लिए गुरुकुल की व्यवस्था थी। तो वो व्यवस्था बहुत अच्छी थी और लगभग उस तरह की व्यवस्था को ध्यान में रखकर भी नई शिक्षा नीति के ढांचे को तैयार किया गया है। और जैसा कि आपको कहा कि अभी बिल्कुल पहला साल है, अमल में लाई गई है नीति, तो इसका स्वरूप धीरे धीरे हम लोगों के सामने स्पष्ट होता जाएगा। फिलहाल बहुत स्पष्ट स्थिति नहीं दिखाई रही। अभी जो NAP 2020 शिक्षा व्यवस्था है, तो उस शिक्षा से विद्यार्थियों का और शिक्षा जगत का क्या लाभ होने वाला है या नुकसान होने वाला है? सर, नुकसान और लाभ वाली जो बात है, फ़िलहाल तो पूरा लाभ हो ये सोच करके ये पूरी योजना तैयार हुई है जो बहुत बड़े पैमाने पर है। लेकिन सीधा सीधा सामने, जैसा कि आपको कहा सर, आज भी जैसे बहुत सारे विषय दे दिए गए, मेजर सब्जेक्ट आप चुनिए, ये माइनर चुनिए, ये ओपन इलेक्टिव चुनिए, ये IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम चुनिए, और सब अलग अलग बटा हुआ है। बड़े शिक्षाविदों ने जो सोच कर किया, लेकिन आज धरातल पर क्या हो रहा है सर, मतलब ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है कि कोर्स कौन तैयार कर रहा है। अब नागपुर विद्यापीठ की बात कर लें, हिंदी अध्ययन की बात कर लें, हिंदी विभाग के हम प्रमुख हैं, हिंदी अध्ययन मंडल के जो भी प्रमुख हैं, जो बना रहे हैं या बनवा रहे हैं, उनको खुद को कितना ज्ञान है? नहीं, अधिकार मिल गया है, बना लेना है। तो जो इधर उधर का पाठ्यक्रम था वही डाल दिया गया है। तो सीधा नई शिक्षा नीति की आत्मा उसमें दिखाई नहीं पड़ रही है सर। आज बड़े बड़े स्कूल कॉलेज होते हुए भी
बाहर में कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाते नहीं हैं या फिर कोचिंग क्लासेस बनाकर ये अपना धंधा खोल बैठे हैं, तो इसका शिक्षा के ऊपर में क्या परिणाम होगा? सर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। हालांकि बीच में तो लगभग ऐसा था कि जो प्राध्यापक था वो पढ़ाता नहीं के बराबर था और उसके सारे ट्यूशन क्लासेस चलते थे। पर इसमें एक अच्छा काम ये हुआ कि जो प्राध्यापक हैं वो ट्यूशन अलग से निजी कक्षाएं अपनी नहीं चला सकते, ये नियम आया और इस पर निरीक्षण रखा गया। लेकिन वही होता है कि जिनको राहें निकालनी होती हैं गलत कामों के लिए भी निकाल दी जाती हैं। अब हो रहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ टाइप कर दिया गया, महाविद्यालय प्रवेश लेंगे महाविद्यालयों में और जाएंगे वो ट्यूशन क्लासेस में। तो इस स्थिति पर जो रोक है वो जो संबंधित अधिकारीगण इन्होंने लगानी चाहिए, क्योंकि सारी जो परिदृश्य उनके सामने स्पष्ट है। तो इस पर बिल्कुल सर कड़ी पाबंदी लानी चाहिए। प्राध्यापक किस लिए हैं? अगर विद्यार्थियों को प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस में जाना पड़े तो उससे अच्छा है कि शालाएं महाविद्यालय बंद कर दिए जाएं सर, निजी कक्षाएं चलें, पूरा प्राइवेटाइजेशन हो जाए। मैडम, इसमें तो जो गरीब विद्यार्थी है वो प्राइवेट ट्यूशन में नहीं जा पाएंगे कि उनके पास में उतना पैसा नहीं होता है, तो ऐसे में उनका भारी नुकसान हो पाता है। तो इसके ऊपर में क्या मतलब सॉल्यूशन है? हाँ सर, हमने ये वाक्य दुख के कारण कहा है कि ये जो शिक्षा पूरे राष्ट्र की सामाजिक चेतना, आर्थिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना का मूल आधार है और उस शिक्षा का इस तरह से व्यापारीकरण कर रहे हैं, मतलब जो हमने कहा निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, यानी वो एक दुखद स्थिति है। अगर ऐसा होगा तो अपने गरीब विद्यार्थियों के लिए शालाएं और महाविद्यालय होना चाहिए, पर ये जो पाखंड चला के रखा हुआ है कि शालाएं और महाविद्यालय हैं, गरीब विद्यार्थी आ रहे हैं ना प्राध्यापकों को पढ़ाने, ईमानदार प्राध्यापक अब भी पढ़ा रहे हैं सर, पर जिनको बचना है वो बच निकल रहे हैं, और प्राइवेट संस्थाएं जो बहुत अच्छे से चल रही हैं, तो इस पर कड़ी रोक की बिल्कुल आवश्यकता है। आप पिछले 30 वर्षों से शिक्षा जगत में कार्यरत है, तो इस दौरान आपको अच्छे या बुरे अनुभव आए होंगे, तो वो अनुभव आप हमसे साझा करेंगे? जी ज़रूर सर। तकरीबन 10 साल जो रहे वो हमने छोटे बच्चों से लेकर के कनिष्ठ विद्यालय तक के बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद वीएमवी महाविद्यालय में तकरीबन पिछले 20 वर्षों से अध्यापन कर रहे हैं सर। आज जो कुछ हम हैं, हमारी जो प्रगति हुई है, उसकी भूमिका में हमारे संस्थान का बड़ा योगदान है। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव रहे। बड़े बड़े दिग्गज व्यक्तित्वों का महाविद्यालय में आगमन होना और तब संचालन के लिए जेसवानी मैडम को ये काम सौंपा जाए, यानी उनका इस तरह का काम सौंपना और जो उनका विश्वास है, ये हमारी पूंजी है सर। और दूसरी समकक्ष पूंजी ये है कि विद्यार्थियों का स्नेह है। जब कभी हम उनको नहीं दिखते हैं ना सर, तो उसे ढूंढते हुए आते हैं कि जेसवानी मैडम कहाँ हैं करके, और ये हमारी सच्ची पूंजी है। हालांकि ऐसे कई प्राध्यापक उसी महाविद्यालय में भी हैं कि पढ़ाने नहीं जाते और विद्यार्थी बुलाने आए तो और डांट फटकार देते हैं। अब इसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए वो संबंधित अधिकारियों ने देखना चाहिए। तो इन सारे अच्छे अनुभवों के बीच थोड़े कम ज़्यादा अनुभव चलते रहे, लेकिन सर उसमें एक बात ये ज़रूर कहेंगे कि पिछले 3 सालों से जो भयावह स्थिति हुई है वो एक किसी ईमानदार, समर्पित, निष्ठावान प्राध्यापक की अगर ऐसी दुर्गति होती है तो फिर इसी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता है। उसमें वीसी नाम का एक व्यक्ति डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर, प्रिंसिपल नाम का वही व्यक्ति डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर, शिक्षण मंच की अध्यक्ष के रूप में कल्पना पांडे, विद्यापीठ के नागपुर विभाग के प्रमुख के रूप में जो कार्य कर रहा मनोज पांडे, और वीएमवी महाविद्यालय में हिंदी विभाग की प्रमुख बन करके 20 सालों से बच्चों को कुछ न पढ़ाने वाली, दुर्व्यवहार करने वाली, बच्चे सिलेबस कराना तो दूर की बात है सर, बच्चे पूछते हैं सिलेबस कम से कम बता दीजिए, तो कहती गूगल में जाके सर्च करो। अगर गूगल में ही बच्चों ने जाकर के सर्च करना है तो प्राध्यापिका की आवश्यकता क्या हो जाती है। जैसा कि पहले कहा सर कि पूर्व नागपुर का संस्थान है, गरीब तबकों के बच्चे आते हैं, अरे हमारा प्रेम से उनसे 2-4 वाक्य ही बात करना उनके लिए उनको ऊर्जा दे जाता होगा सर। और ऐसे में लक्षित कर विद्यार्थियों को बिल्कुल कक्षा से भगा देना
और छल करना उनके साथ, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, कितनी बार कक्षा से निकाल देना, परीक्षा तक ना देने देना, कितने कितने मामले जो हैं वो आभा सिंह के आए। इंक्वायरी कमेटी बैठी सर, मतलब संस्था के अधिकारी अचंभित थे कि 20 सालों से कोई प्राध्यापिका इस तरह से कर रही है, प्राध्यापकीय आचार संहिता का खुलकर उल्लंघन कर रही है, और ये बात मैनेजमेंट को पता नहीं चल सकी। तो मैडम आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार हुआ है क्या इस दौरान? सर ये जो भी 2-3 नाम लिए ना, हम बहुत ही संक्षेप में बताना चाहेंगे सर। मुरलीधर चांदेकर प्रिंसिपल सतत, अब शब्द बोलने में हमें कोई सर वो मतलब संकोच नहीं होगा, काम वासना पूर्ति के लिए सतत दबाव कि घर पर बुलाओ, घर पर बुलाओ, नहीं बुलाया सर, ज़बरदस्ती घर में आ गए। महाविद्यालय में भी गलत हरकतें की और उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया सर। तो उसके बाद एक एक करके तकलीफ़ें देना शुरू कर दिया, जी कार्यक्रमों से संबंधित हो या विभागों से संबंधित हो। होते होते जो नागपुर विद्यापीठ की गाइडशिप निकाली गई, शोकॉज पर शोकॉज मुरलीधर चांदेकर ने हमें दिए, महाविद्यालय की बदनामी की, नागपुर यूनिवर्सिटी की बदनामी की, संस्था की बदनामी। इधर से कल्पना पांडे 1 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजती हैं सर, शिक्षण मंच की अध्यक्षा। उनके लिए भी हम 2 मिनट ज़रूर बताना चाहेंगे। ये शिक्षण मंच की अध्यक्षा है सर, लाखों रुपए की मांग करते हैं, 4-5 लाख बेटी की शादी के, फिर भी ठीक है, दबाव में आकर के 1 लाख दिया तो उस पर जो चिड़ी तो यूनिवर्सिटी की तमाम समितियों से निकाला। और कारण क्या सर, देखिए कि इसकी मैनेजमेंट इसके अगेंस्ट है, इसका नाम हटाओ। इसने डॉक्टर सागर खादीवाला की कविता क्यों ली, इसलिए उसको वो RAC होती है सर, रिसर्च कमेटी, वहाँ से निकलवा दिया सर, गाइडशिप से निकलवा दिया। इधर से 1 करोड़ की मानहानि का नोटिस, उधर एक पर एक करके हमारी मानहानि करती गई सर। कक्षा में घुस कर के आ गई, हाथापाई की, हमारे हाथ खींचे, कक्षा में बच्चों के सामने नॉनसेंसिकल लेडी, स्टूपिड लेडी कहा, धमकी दी सर बच्चों के सामने खुलेआम कि अब तक तो कुछ नहीं हुआ, अब इसके बाद देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। समाचार पत्रों में सर साइकोपैथ लेडी, ये वो करके क्या कहा। और इतना ही नहीं सर, हम फिर से कहेंगे कि जो 2-4 उसके वाक्य कहा तो काफ़ी कुछ है, पर 2 कौड़ी की इसकी औकात नहीं, इसको आगे आने को चाहिए। ये हमारे संदर्भ में सर एक कौन कह रहा है, शिक्षण मंच की अध्यक्षा, जो शिक्षकों की प्रतिनिधि है, वो हमारे संदर्भ में कह रही है। और किसके लिए कह रही है, जो प्राध्यापिका सतत पीछे रहती है, जो आज्ञा मिली और उसमें पूरा जुट जाती है, उनके लिए सर। इतना ही नहीं, समाज के प्रमुख अधिकारियों के सामने सर कहा कि मेरी तो ऐसी इच्छा होती कि इसको चौराहे पर खड़ा करना और इसके कपड़े निकालना और इसको चप्पलों से मारना। सर ऐसी स्त्री को, इतनी गिरी हुई स्त्री को शिक्षण मंच की अध्यक्षा के रूप में बिठाना, और अब तक बैठी हुई हैं सर, कोई नहीं कर रहा। पूरा विद्यापीठ को जो है वो आर्थिक और नैतिक भ्रष्टाचार का केंद्र बना के रखा है सर। समस्त आर्थिक भ्रष्टाचार कितनी हद तक सही हो सकते हैं सर, इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि डॉक्टर कल्पना पांडे को VMV कॉलेज से एंटी करप्शन वालों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके लेके गए, एक मैडम पर 50,000 की वसूली करने के आरोप में। अब आप बताइए, ऐसी महिला जिस पर पहले ही आर्थिक भ्रष्टाचार का इतना बड़ा कलंक लग चुका है, लेकिन उस मामले का क्या हुआ सर, वो मामला भी दबा दिया गया। उस मामले को उजागर किया जाए, समस्त कल्पना पांडे, चांदेकर और बाकी लोगों के मामलों को उजागर किया जाए। इंक्वायरी कमेटी जिस आभा सिंह पर बैठी हुई है, मनोज पांडे पर बैठी और निर्णय लिया गया, उन मामलों को उठा करके सही निर्णय दिया जाए। कोई भी संवैधानिक पद ना होते हुए सर विद्यापीठ में इतनी अधिक दखलंदाजी किस आधार पर, चाहे वो कल्पना पांडे हो, इस हाथ लिए सतीश चाफले हो, कितना भ्रष्टाचार उन्होंने करके रखा हुआ है। आप संबंधित लोगों से मिलेंगे तो आपको अंदाज़ा आएगा। पूरी अराजकता फैली हुई है। जितने भी ईमानदार लोग हैं वो भयभीत होकर बाजू में हो गए हैं, और जिन्होंने पैसे पहुंचाने का काम किया वो पैसे खाने का काम भी करें, और वही लोग आपको पदों पर मिल जाएंगे। इतना अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो न्याय मांगने के लिए आपने क्या क्या किया और किसके दरवाजे खटखटाए, और सही में आपको न्याय मिला क्या? न्याय अब तक नहीं मिला सर। अपने महाविद्यालय के संस्था अधिकारियों को तो सबसे पहले निवेदन किया, क्योंकि वहाँ कार्य कर रहे हैं, फिर वहाँ से निराश हुए सर। तो जहाँ जहाँ समझ में आता था, गाणार सर शिक्षकों के प्रतिनिधि, उनके पास निवेदन लेके गए सर। इसके पहले यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हुआ, निवेदन दिया, कुलगुरु सुभाष चौधरी जी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि सर मोहन भागवत जी
आदरणीय मोहन भागवत जी, आदरणीय गडकरी जी, आदरणीय फडणवीस जी, सब तक निवेदन पहुंचा है सर। वो निवेदन कहाँ गायब हो जाते हैं, क्या होते हैं, नहीं समझा। गडकरी जी ने इस बात में पहल भी की, सहयोग करने की आश्वस्ति दी सर, लेकिन उसके बाद आखिर में कह दिया आप न्यायालय में जाकर के मांगिए। अब आप बताइए, दौड़ दौड़ के कल्पना पांडे जो जांच समितियों को तक मैनेज कर देती हैं, अब ऐसा कोई हम वकील ढूंढें जो मैनेज वो ना करें, तो ऐसे में 3-3, 4-4, 5-5 लाख फीस। आखिर वहाँ निराश होकर के अब तक भी जहाँ समझ में आ रहा है सर निवेदन कर रहे हैं। पुलिस कंप्लेंट भी की सर, वहाँ भी पहुँच गई और सब नियंत्रित मैनेज करवा दिया। कल्पना पांडे के बारे में कहीं कुछ नहीं हुआ सर। मुरलीधर चांदेकर है, वो खुलेआम अपनी तानाशाही जहाँ करनी है कर रहा है। वो व्यक्ति महिला प्राध्यापिकाओं के शोषण के लिए कुख्यात है, उस पर कोई न सामाजिक संस्थाएं, न राजनीतिक संस्थाएं, न शिक्षा संस्थाएं, न अधिकारी, कोई कुछ नहीं कर रहा। और हमने जो 2 शोधार्थियों को कि उसके खिलाफ जो मनोज पांडे ने किया, 500 सर गरीब बच्चों से छीन रहे हैं, 500 रुपये, 700 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये सर। मैनेज कर दिया गया जांच समिति को, एक खड़क्कर मैडम की समिति को मैनेज कर दिया कल्पना पांडे ने सर। कुछ उनके सामने खुलासे किए गए, कुछ सबूत बना दिए गए। आतराम जांच समिति सर, उसके बाद बाविस्कर कमेटी की रिपोर्ट सीधी कि मनोज पांडे दोषी है, उसका विभाग प्रमुख पद हटाया जाए, नहीं हटाया सर। आभा सिंह नाम की प्राध्यापिका जिस पर इंक्वायरी कमेटी बैठी सर, 20 साल 50-60 हज़ार, लाख, 1.25 लाख और अभी 1.25-2 लाख का वेतन ले रही हैं सर। तो मैडम ये बताइए कि इनकी शिकायत करने के बावजूद भी इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्या वजह है? क्या इनका कोई गुट तगड़ा है या कोई इनके पीछे में कोई बहुत बड़ी व्यक्ति खड़ी है? सर, महाविद्यालय में संस्था अधिकारियों के द्वारा इंक्वायरी कमेटी गठित की जाना इस बात का ये प्रमाण है कि अभी भी न्याय का पक्ष लेने वाले लोग हैं। पर दुखद बात कहाँ से क्या हो जा रही है सर कि सख्त कार्यवाही वाली रिपोर्ट अधिवक्ता परचुरे जी के मार्गदर्शन में तैयार की गई। अब आभा सिंह पर कार्यवाही होने ही वाली थी कि इस बीच में बेस्ट इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे करके कल्पना पांडे और चांदेकर ने सारी स्थितियां अपने अनुकूल कर दी, मैनेज कर ली। वो आभा सिंह जिसका सर हम तो कहें 20 साल की नौकरी है ना, 10 साल का वेतन वापस लिया जाना चाहिए सर, सारे इंक्रीमेंट रोक दिए जाने चाहिए, विभाग प्रमुख पद हटाना चाहिए। दुख की बात है उसका प्रोफेसर पद का प्रमोशन कर रहे हैं सर। यही संस्था अधिकारी जो कुछ दिन पहले बिल्कुल कहते थे कि ऐसी प्राध्यापिकाओं को तो कॉलेज में नहीं रखना चाहिए। तो अब हम कहाँ जाकर किस तरह की गुहार करें, याचना करें? अब भी निवेदन कर रहे हैं सर कि आप जो ये प्रमोशन कर रहे हैं ये बहुत ही अनुचित है। हमने अपना निवेदन करना और प्रार्थना करना जारी रखा हुआ है सर, क्योंकि हमें विश्वास है कि न्याय और सत्य के लिए हमारा निवेदन कहीं तो पहुँचेगा और निश्चित रूप से निर्णय जो होगा वो सकारात्मक होगा। हम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आज की शिक्षा नीति इतनी निचले स्तर की हो गई है, इतनी बदनाम हो गई है कि शिक्षा के ऊपर से लोगों का भरोसा ही उठ गया है? सर, स्थितियाँ 50-50% की हैं, जहाँ शिक्षकों का ऐसा वर्ग भी दिख रहा है जो बहुत शिद्दत से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, महाविद्यालय के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं 50% शिक्षक ऐसे हैं सर कि जिसको कहते हैं ना भरे पेट का चिंतन, दिखाने के लिए तो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे वो कुछ बहुत कर रहे हैं, पर विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार उनका जारी है सर। कक्षा के भीतर जाकर के क्या बात करते हैं, दुनिया भर की इधर उधर की क्या होशियारी उनके पास है, पर पाठ्यक्रम के नाम पर उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में सर यही स्थिति है कि जो भी संस्था का प्रशासनिक विभाग है उन्होंने इस बारे में गंभीरता से चिंतन करने की और उसका क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। नागपुर विद्यापीठ में भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा कुछ अखबारों में आया है। और पिछले बार कल्पना पांडे जी ने भी एक प्रेस में कहा था कि अभी नागपुर विद्यापीठ में बहुत करप्शन हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, ये वही बात हो गई कि खूनी ने खून किया और चिल्ला चिल्ला के 10 लोगों को बोल रहा है कि खून हो गया, खून हो गया। पूरा जो भ्रष्टाचार है उसका दारोमदार सीधा कल्पना पांडे पर है। और अब जब जग जाहिर बातें हो गई हैं तो सीधा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया, यहाँ तक कि वो राज्यपाल महोदय पर भी आरोप कराने से नहीं चूकी सर। और दुख की बात है, जैसे आपने कहा बीजेपी के 2 गुट, इतनी अच्छी छवि वाली बीजेपी को अगर वो सदस्य के रूप में इतना
कलंकित कर रही हैं अपने ही ईमानदार समय बंसोड़ जी, प्रवीण दटके जी, विष्णु चांगदे जी, शिवानी दानी जी विद्यार्थियों के हित में, प्राध्यापकों के हित में लड़ने वाले लोग हैं और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जब खुद का भ्रष्टाचार खुलना शुरू हो गया है। सर हम तो कहें कि क्यों नहीं अब तक बीजेपी। मैडम मुझे ये बताइए कि बीजेपी को राजनीति करने के लिए बहुत सारे विषय है, लेकिन वो बार बार दोनों बीजेपी के दोनों गुट विद्यापीठ को ही बीच में लाकर उसके करप्शन के बारे में बात करते हैं और आरोप करते हैं। सर आप ध्यान दें, जब कुलगुरु के निलंबन करने की प्रक्रिया हो रही है, एक बार हुई, दूसरी, तब ये मुद्दे उठाए गए हैं कि दो गुटों में ऐसा हो रहा है, दो गुटों की और गुटबाजी की और ध्यान जो है वो भटकाने का काम और उधर ध्यान दिलाने का काम जो है वो कल्पना पांडे ने किया है। सर आप ये देखिए, जहाँ समस्या है वहाँ का समाधान ढूंढने का प्रयास करें और सबका ध्यान इधर उधर करने के लिए उन्होंने खुद ही ऐसे आरोप लगाने शुरू कर दिए। जैसा कि आपको पहले भी कहा सर कि जैसे सुना था अब तक कि एक खराब मछली सारे तालाब को खराब कर देती है। अब सर ये केवल हम नहीं, सैकड़ों लोग इस बात को अनुभूत कर रहे हैं कि एक कल्पना पांडे ने नागपुर विद्यापीठ का पूरा वातावरण कलंकित, दूषित, रोगग्रस्त ही नहीं किया सर, नागपुर के पूरे महाविद्यालयों का ऐसे कर दिया है। हमारे महाविद्यालय में गुटबाजी केवल कल्पना पांडे के कारण बढ़ी है और वो गुंडागर्दी का आलम देखिए सर, जिसमें प्रोवीसी संजय दूधे भी शामिल हैं। हमें एक महाविद्यालय में प्लेसमेंट कमेटी में बुलवाया गया सर, एक सर की पदोन्नति होनी थी सदस्य के रूप में। जैसे ही पता चला, आभा सिंह ने तुरंत कल्पना पांडे को फ़ोन किया कि जेसवानी आ रही है, उसको रोकना है। कल्पना पांडे ने संजय दूधे सर को फ़ोन किया, संजय दूधे सर ने श्री निकेतन महाविद्यालय की प्रिंसिपल मैडम को सीधा धमकाने केस में पहले तो फ़ोन कराया क्लर्कों से, उसके बाद नहीं हुआ तो खुद कि अगर जेसवानी यहाँ आती है तो प्लेसमेंट की सारी प्रोसेस रोक दी जाएगी। वहाँ से सर हमें फ़ोन आया कि मैडम प्लीज़, हमने कहा अगर हमारे नहीं आने से किसी का भला होता है तो हम बिल्कुल नहीं आएंगे। सर हम नहीं गए। मतलब ये इस तरह का गुंडाराज वो कल्पना पांडे नाम की महिला ने जारी रखा हुआ है। मैडम एक सवाल रह गया था कि आपने शिक्षा जगत में 30 साल से आप काम कर रही है और इस दौरान आपको कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। उसमें से एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको अपने हाथों से पुरस्कार दिया है, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? सर नरेंद्र मोदी जी की ओर से सदिच्छा भेंट हेतु हमारी टीम को निमंत्रित किया गया था। दरअसल उनका गौरव ग्रंथ हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी गुजराती भाषा में था, उसके हिंदी अनुवाद का कार्य जो है वो अधिवक्ता बावनकर जी हैं, उन्होंने किया। उनकी टीम में हम थे। उसका लोकार्पण मुंबई में हुआ सर। तो पूरी टीम का सम्मान और सत्कार किया देवेंद्र फडणवीस जी ने, अमित शाह जी ने और भी कई गणमान्य लोग थे। और उसी सिलसिले में सदिच्छा भेंट हेतु आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से ऐसे रूबरू बैठ कर के बात करना और पूरे 12 मिनट प्रधानमंत्री जी की ओर से मिलना हम सभी के लिए हमारे ज़िंदगी का एक। मैडम आप अध्यापन बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप, लेकिन आप भी पढ़ रहे हैं ऐसा सुना हूँ मैंने। आपने एक पीएचडी की है, उसके बाद में दूसरी भी पीएचडी की है। यह एक मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि अध्यापन के अलावा आपकी किस किस विषय में रुचि है? पहला सवाल बताइए। सर अध्ययन और अध्यापन ये तो दोनों हमारी रग रग में हैं और इसके केंद्र में सर हमारे केवल विद्यार्थी रहते हैं। कि हम अध्ययन भी हमने इसलिए जारी रखा हुआ है कि हम अपने विद्यार्थियों को जो उनके पाठ्यक्रम के विषय हैं वो कितना सरलता और सहजता से और अच्छे से समझा सकें। मतलब एमए हिंदी, एमफिल हिंदी विषय में, नेट सेट हिंदी विषय में और पीएचडी नेट विषय में कर के बात थमी नहीं। हमें लगा कि नहीं और कुछ करना चाहिए। उसमें जो प्रसन्नता एक तो अध्ययन में मिलती है सर और उससे दुगुनी अध्यापन में मिलती है जब वही संबंधित विषय चाहे छोटे रूप में बच्चों के सामने आ जाता है। तो एमए इंग्लिश में भी किया सर हमने, एमए लिंग्विस्टिक्स में किया, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स किया, गांधी दर्शन में एमए किया, डीएड भी किया, बीएड भी किया। और हम तो कहते हैं सर सीनियर कॉलेज के हर प्राध्यापक के लिए डीएड और बीएड जैसा पाठ्यक्रम अनिवार्य होना चाहिए। केवल सेट नेट पर्याप्त नहीं है एक अच्छा प्राध्यापक बनने के लिए। और होते होते ये हुआ कि नाट्य विषय में हमने दूसरी पीएचडी भी की। हालांकि हम हिंदी के शोध निर्देशक हैं, लेकिन ड्रामा विषय बच्चों को होता है जब बच्चों को पाठ और कविता इस नाट्य विधा में ढाल करके पढ़ाया जाए तो वो कितना रुचि से सीखते हैं। तो उनके जो चेहरे का हर्ष रहता है ना सर, बस ऐसा होता है कि अपना अध्यापन सार्थक हुआ।
दूसरी बात सर, आपने रुचियों की पूछी, तो सबसे पहली और सर्वप्रमुख रुचि तो अध्यापन और अध्ययन है सर। इसके अलावा इन दायित्वों से पूरा होने के बाद जो थोड़ा बहुत समय बचा, उसमें चित्रकला भी, हाथों में थोड़ा हुनर है, और इसके अतिरिक्त सर नाट्य कला में अभिनय किया है, नाट्य लेखन, निर्देशन, नाट्य निर्माण, और एक कवयित्री और गीतकार के रूप में जो है लोग हमें पहचानते हैं, हमारी छवि है सर। इसके अलावा नाट्य समीक्षक, साहित्य समीक्षक के रूप में, और सूत्र संचालन दूरदर्शन पर भी किया है सर, और आकाशवाणी पर भी हुआ है। परंतु फिर भी हमने हमारी हर गतिविधि हमारे महाविद्यालय के लिए कितनी उपयोगी हो सकती है, उसको केंद्र में रहकर अपना अधिक से अधिक समय, सुबह से दोपहर हो या सुबह से शाम, 3 साल का ड्रामा कोर्स शुरू किया है सर हमने महाविद्यालय में 2015-14 के आसपास। पूरा 3 साल बच्चे नाट्य में अभिनय, मंच तंत्र का प्रशिक्षण हासिल करें। ये सर अतिरिक्त है जो हम पढ़ाते हैं। उसके अलावा में MA हिंदी का कोर्स शुरू किया सर, योगासन की कक्षाएं शुरू की। मतलब दुखद ये है कि पूरा जीवन जिस महाविद्यालय को समर्पित कर दिया, आज संबंधित संस्था अधिकारी ने हमारा प्रमोशन बेवजह चांदे करके कहने से भी रोक करके रखा, और उसके बाद जिस पर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए उसका प्रमोशन कर रहे हैं प्रोफेसर के रूप में। ये बड़ा ही दुखद और खेद का विषय है। किंतु फिर भी सर एक आशा के साथ अपने विद्यार्थियों के साथ हम खुश रहते हैं, उनका अध्यापन करते हुए खुश रहते हैं। और जहाँ जहाँ अन्याय की बात है सर, मुरलीधर चांदेकर और कल्पना पांडे को उनके पदों से निरस्त कर दिया जाना चाहिए। बहुत गैर लाभ ले रहे हैं। मनोज पांडे का विभाग प्रमुख पद और आभा सिंह का विभाग प्रमुख पद, और जो भी तमाम वेतन के इंक्रीमेंट रहते हैं वो बिल्कुल थाम दिए जाने चाहिए सर। ये केवल उनके लिए सज़ा नहीं है सर, ये ऐसे जितने भी प्राध्यापक हैं वो आत्मचिंतन करेंगे कि उनके इस व्यवहार पर इस तरह का दंड मिलेगा, तो ये निहायत ही ज़रूरी है। और वापस अपने विद्यार्थियों के साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो चाहते थे कि एक जो शिक्षक है वो आत्ममोक्ष नहीं सर्वमोक्ष की कामना करे, और ये सर्वमोक्ष क्या है हम समझते हैं, अपने विद्यार्थियों का सर्व कल्याण है। बस उसी का चिंतन करते हुए आगे बढ़ें तो शिक्षक दिवस सार्थक है, साकार है। शिक्षक दिवस पर प्राध्यापिका डॉ सोनू जेसवानी इन्होंने शिक्षा जगत के सभी अंगों पर अपने विचार व्यक्त किए तथा उन पर हुए अन्याय की आपबीती भी सुनाई। उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। भविष्य में किसी प्रामाणिक प्रतिभाशील शिक्षक तथा प्राध्यापक गण पर अन्याय ना हो, इसलिए इस खबर को आगे बढ़ाएं। तभी सही मायने में शिक्षक दिवस का सार्थक होगा। साथियों, हमारे ET न्यूज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। दर्शकों का धन्यवाद।